नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज वाल्मीकि और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा। बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं, उनका नाम है सुमित्रा मेहरो। सुमित्रा जी श्यामलाल कॉलेज में पढ़ाती हैं, लेखिका हैं और उनकी शख्सियत को देखते हुए मुझे एक कवि की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज इन्हीं हौसलों वाली शख्सियत जिन्होंने टूटे पंखों से परवाज़ तक का सफ़र किया है, आज हम उनसे करते हैं बातचीत। सुमित्रा जी, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। जी, नमस्कार। जी, नमस्कार। और ये जो अभी हमने बात की कि दलितों का जो जीवन होता है, हुँ, चाहे वो पुरुष हो, महिलाओं का तो और भी, और ख़ासकर अगर अपने दलित परिवार में एक महिला हो और फिज़िकली चैलेंज हो, तो मुझे लगता है उनके सामने बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी चुनौतियाँ होती होंगी। लेकिन आपने उस पारिवारिक जीवन को जीते हुए एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर तक का सफ़र तय किया है। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि किस तरह आपने ये जो सफ़र तय किया, कैसी-कैसी चुनौतियाँ आपके सामने रहीं? जहाँ तक चुनौतियों की बात है, तो दलित जीवन से संबंधित जो चुनौतियाँ किसी भी दलित समाज के व्यक्ति के सामने आती हैं, उनसे सामना तो उसका तब होता है जब वो होश सँभालता है। जी। मगर जो मेरी जन्म के साथ ही या जन्म के लगभग 10 महीने बाद ही मुझे पोलियो हो गया था, जी। जिसकी वजह से मेरे दोनों पैर लगभग 60% तक बेकार हो गए थे। जी। तो जैसे ही मैंने होश सँभाला तो मैं देखती थी कि मेरे चारों तरफ का समाज है, जो भी हैं, बच्चे हैं या जो भी मेरी दृष्टि की सीमा में आते थे, जी। वो सब गतिमान हैं और मैं सिर्फ़ एक स्थान पे बैठी हुई हूँ या घिसट रही हूँ। जी। तो उस वक़्त मैं समझ नहीं पाती थी कि मतलब मेरी ये दशा क्यों है? जी। और जहाँ तक दलित समाज की बात है कि उसके सामने किसी भी दलित परिवार के सामने सबसे पहले आजीविका का संकट होता है। जी। उसकी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती हैं कि उसके परिवार में अगर कोई इस तरह का शारीरिक चुनौतियों को झेल रहा बच्चा अगर उसके पास है, तो वो अपनी संपूर्ण ताकत अगर उस पर लगाना भी चाहे, तो ना तो उसकी परिस्थितियाँ होती हैं और ना ही उनमें इतनी संवेदना भी नहीं होती। और ये समझ लीजिए कि आज से कितना समय पहले, लगभग 60 वर्ष पहले, तो हमारा समाज उतना जागरूक भी नहीं था। जी, इसमें एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सुमित्रा जी कि जैसे वो तो आपने जो बताया वो बहुत बचपन का था, लेकिन जैसे-जैसे आप बड़ी हुई, आपने हुँ, होश सँभाला, हुँ। पढ़ाई-लिखाई की, मानो 10 साल, 12 साल की एज में जब आप थीं तो किस तरह की फीलिंग्स आपके मन में आती थी कि मैं किस तरह डिफरेंस हूँ या क्या है? या लोग किस तरह का व्यवहार करते? जैसे ही मैं स्कूल गई तो वहाँ पर भी मैंने अपने आप को उपेक्षित ही पाया। जो बच्चे हैं इस तरह के जो विकलांग बच्चों के साथ जल्दी से घुलते-मिलते नहीं हैं। वो ऐसे बच्चे उनके लिए एक कौतूहल का और मनोरंजन का विषय होते हैं। तो वो सब उपेक्षा, अपमान और अकेलापन मैंने बहुत अबोध अवस्था से झेला। मैं समझ नहीं पाती थी, उस वक़्त इतनी अबोध थी। तो दुखी होती थी, रोती थी और उस वक़्त पर मेरी जहाँ तक मेरा परिवार है उसमें मेरी दादी जी जो हैं, जी। वो अक्सर दूसरों से ये कहती थीं, जब जैसे कौतूहलवश कोई भी उनसे पूछता था कि ये बच्चा है, ये क्या मतलब क्या हो गया इसे? तो वो पहले तो बताती थीं, पोलियो-वोलियो तो वो समझती नहीं थीं, वो ये कहती थीं हवा मार गई और अच्छा। अब हम इसे खूब पढ़ाएँगे। जी। मतलब वो अबोध जी, अवस्था से ही मतलब मैंने दादी की जो मनोभावना थी बहुत अच्छी हाँ, थी। हाँ, तो
तो दादी के जो ये शब्द थे कि अब हम इसे खूब पढ़ाएँगे, वो कहीं मेरे ज़हन में दर्ज रह गए थे। जी। तो जब से मैंने स्कूल जाना शुरू किया, प्राथमिक शिक्षा और उसके बाद माध्यमिक, फिर जो है कॉलेज की, फिर यूनिवर्सिटी की, तो वो शब्द मेरे ज़हन में कहीं अटके हुए थे कि मुझे खूब पढ़ना है। तो चाहे एक तरह मेरा से आपके प्रेरणा स्रोत बने वो हाँ, सब। वो बनी। हुँ। तो चाहे आस-पास का माहौल जैसा भी था, मगर मुझे लगता था कि वहाँ से दुखी होने के बाद मुझे लगता था कि फिर वही दादी की बात याद आ जाती थी कि जी, अब मुझे खूब पढ़ना है। जी। तो फिर मैंने अपना ध्यान बचपन से ही अपनी स्टडीज़ की तरफ ही केंद्रित कर लिया था और मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ आज, वो मेरे मतलब मेरी शिक्षा की वजह से है। जी, जो जो भी मैंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा में भी जो है मैंने साहित्य को जो चुना, जी, जी। तो साहित्य ने ना केवल अपने पैरों पर खड़ा होकर मुझे आर्थिक मतलब आत्मनिर्भर तो मुझे बनाया ही, मगर इसके साथ ही जो साहित्य, चूँकि हम समझते हैं कि समाज से हमें जोड़ता है और हमारी तो संवेदनाओं का साहित्य विस्तार के करता प्रति है। आपकी रुचि कैसे हुई? कोई घर में ऐसा माहौल था या मैं कैसे? पहले वो वाली बात पूरी कर जी, लूँ जी, अपनी, जी, आप बिल्कुल कि पूछिए। मतलब फिर उस साहित्य ने मुझे व्यक्ति को और समाज को समझने में मदद की जी, कि व्यक्ति की मनोभावनाएँ क्या होती हैं, या समाज के कमतर वर्गों के प्रति अन्य जो मुख्य धारा का समाज है, उनका दृष्टिकोण क्या होता है और वो क्यों होता है। और साहित्य ने ही मुझे फिर उतना बल प्रदान किया कि हमें उन कठिन चुनौतियों का, परिस्थितियों का, उपेक्षा का, अपमान का, उसको अनदेखा करते हुए हमें कैसे अपना रास्ता बनाना है। तो तो ये मुझे साहित्य से वही आपको काफ़ी प्रेरणा मिली। कुछ हाँ, याद है आपको उस समय आपके प्रिय लेखक कौन हुआ करते थे? वो इसकी भी एक कहानी है जी, कि साहित्य के प्रति मेरा रुझान कैसे हुआ। जब हम श्रीनिवासपुरी में रहते थे और मैं तब लगभग होंगी ऐसे 6 या 7 वर्ष की होंगी, जी, ऐसे ही 6 या 5, 6, 7 ऐसे ही होंगी शायद। जी, तो तब मेरे पड़ोस में बच्चियाँ जो मेरे से कुछ बड़ी बच्चियाँ थीं, लड़कियाँ थीं जो, जी। वो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से किताबें ला-ला के पढ़ती थीं। अच्छा। तो मैं उनसे मतलब माँग कर फिर मैं किताब पढ़ने लगी, फिर वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हुँ, फिर इसके अलावा मेरे पड़ोस में भी एक परिवार था, जी, जहाँ पर ये नंदन, चंदा मामा ये सब बाल पत्रिकाएँ पत्रिकाएँ जी। आती थीं। अच्छा। तो होता क्या था कि उस घर में जैसे ही पत्रिका आती थी तो उस घर के बच्चों से भी पहले मैं खुद पढ़ लेती थी, उनके घर में यानी काफ़ी जाकर। रुचि बढ़ गई थी हाँ, आपकी शायद। अच्छा। तो बस यही फिर मतलब इन सब उनको पढ़ने मतलब बचपन से ही बिल्कुल हुँ, मैं उससे उसे साहित्य को पढ़ने का मुझे मौका मिला। मतलब जो बच्चों की शुरुआत उसकी बच्चों की कहानियों से ही हुई, जी। नंदन, चंदा मामा जो बाल पत्रिकाएँ हैं, हाँ, हाँ। और मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से जो लोक कथाएँ और ये सब ला-ला के जो पढ़ती थी। तो वहीं से ये कहिए कि साहित्य के प्रति प्रेम का जो अंकुर है, वो मेरे अंदर पनप गया था और फिर बाद में वो पुष्पित और पल्लवित होके और धीरे-धीरे देखिए, बढ़ता अक्सर गया। होता ये है कि हमने आपने जिस ज़माने की बात है पढ़ाई की, उसमें मुझे जहाँ तक याद है कि प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ ज़रूर होती थी। तो उस समय आपको कुछ याद है प्रेमचंद की कोई कहानी आपने हाँ, पढ़ी हो? मैंने बूढ़ी काकी की वो कहानी पढ़ी जी, थी, बूढ़ी तो वो कहानी। मुझे बहुत ही अच्छी वो लगी अभी थी तक वो आपको कहानी। याद है। और प्रेमचंद की ईदगाह है, बूढ़ी हुँ। काकी है, ये सब तो बहुत ये हाँ, बचपने में मतलब नॉर्मली ये कोर्स में हाँ, होती थी हाँ, ये कहानियाँ। पढ़नी है, कोर्स में भी होती थी। तो उसके बाद जब आप कॉलेज गईं, तो उस समय जो आपने पढ़ा तो आपने जैसा ज़िक्र किया है कि आपने 2 उपन्यासकारों को चुना अपने लेखन हुँ, उस पीएचडी के लिए ना? हाँ, तो उसमें एक अमृतलाल नागर और दूसरे नागार्जुन। जी, तो जी। ये लोग देखिए नागार्जुन तो एकदम लोक कवि रहे हैं, काफ़ी हुँ। मशहूर हैं। तो क्यों आपके मन में आया कि इन लोगों को ही चुना जाए? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि अमृतलाल नागर जी का एक उपन्यास था, हुँ, सुहाग के नूपुर, उसके हुँ, ऊपर मैंने एमफ़िल की थी और अच्छा, पीएचडी मेरी नागार्जुन के उपन्यासों के ऊपर थी। जी। तो चूँकि ये सामाजिक जीवन से जुड़े हुए दोनों ही लेखक जो हैं, हुँ, उन्होंने समाज का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। और अमृतलाल नागर जी का बूंद और समुद्र मैंने एमए के दौरान पढ़ा था और अच्छा। मैं उससे बहुत प्रभावित हुई थी।
तो मुझे लगा कि मतलब इस लेखक के ऊपर ही मैं अपनी जो भी है अध्ययन को केंद्रित रखूं, तो इसी तरह इसलिए नागार्जुन का क्या पहले हाँ, पढ़ा था आपने? नागार्जुन को भी मैं रुचि मतलब उसे पहले मैं पढ़ चुकी थी। हुँ, जैसे कि चूँकि मेरी साहित्य में रुचि थी, नागार्जुन के बारे में मैंने सुन रखा था और नागार्जुन जो हैं, अगर आप उनके उपन्यासों का अध्ययन करेंगे, तो आप जानेंगे कि उन्होंने ग्राम्य जीवन को अपने लेखन का आधार बनाया है। जी, जी। तो और ग्रामीण जीवन की जो भी सच्चाइयाँ हैं, वो सब उनके उपन्यासों में काफ़ी उभर जी, कर आई देखिए हैं। उपन्यास आपने पढ़े, हाँ, मैंने तो नहीं पढ़े, लेकिन मैंने उनकी कविताएँ पढ़ी थी नागार्जुन हाँ, की, अपने कोर्स में थी। एक थी बादल को घिरते देखा है हाँ, और एक अकाल और उसके बिल्कुल, बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कविताएँ भी वो बहुत अच्छी लिखते लिखते रहे हैं। हैं। तो आपने बिल्कुल सही चुना। अभी एक चीज़ मन में आती है और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपने अपनी आत्मकथा लिखी टूटे पंखों से परवाज़ तक। जी। तो आत्मकथा लिखना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि अपने निजी जीवन को सार्वजनिक करना होता है और उस आत्मकथा लिखने की हिम्मत भी सब में नहीं होती नॉर्मली। तो ये जो आपने लिखा, तो क्या आपके मन में आया था कि क्यों आपको लगा कि आत्मकथा लिखी जानी चाहिए? मुझे बस ऐसे लगा कि जिस समाज से मैं हूँ मतलब दलित समाज से भी और साथ में विकलांग समाज का भी प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। तो हमारे जीवन के बारे में बहुत कम लिखा गया है। जी, तो हमारे जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं, हमारी चुनौतियाँ, हमारे संघर्ष, हमारी आकांक्षाएँ, हमारे सपने, मुझे जी। लगता है कि इसके बारे में जो दूसरा मुख्य धारा का समाज है, उसे पता होना चाहिए। तो अब किसी न किसी को तो इसकी शुरुआत करनी ही थी और अब हमारे बारे में कोई दूसरा लिखे जो कि ओ उस तरह की चुनौतियों को उसने स्वयं ना झेला हो। हुँ, हुँ। तो मुझे नहीं पता कि मतलब उसमें कितनी सच्चाई होगी। तो बेहतर यही है कि हम अपने जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियों को अगर खुद ही वाणी देते हैं, जी। तो इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। मुझे तो इसका दूसरा पहलू भी नज़र आता है कि जैसे आपकी आत्मकथा पढ़ के पाठक जो होंगे काफ़ी प्रेरित होंगे कि भई देखिए कहाँ से कहाँ तक, किस तरह किन संघर्षों से गुज़रते हुए हाँ। आपने अपना सफ़र तय किया। जी, जैसा कि मैं इससे पहले भी बता ही चुकी हूँ कि हुँ, मैं हमारे जो विकलांग जीवन की जो भी सच्चाइयाँ होती हैं, बहुमुखी सच्चाइयाँ, हुँ, उससे समाज को परिचित कराना चाहती थी। इसलिए मैंने इस आत्मकथा का लेखन किया और ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि संजीव चंदन जी का मार्जिनलाइज़्ड हुँ। पब्लिकेशन है, वहाँ से वहाँ प्रकाशित से हुए ये हैं। प्रकाशित हुई जी। है। और नया ही पब्लिकेशन था उस वक़्त मुझे लग रहा था कि सिर्फ़ इसका छपना ज़रूरी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भटकी नहीं और जहाँ से मतलब उन्होंने संजीव चंदन जी ने आग्रह किया और मैंने उन्हें ही दे दी थी। और उसके बाद मगर पाठकों ने इस पुस्तक को हाथों-हाथ लिया और पाठकों ने बहुत पसंद किया। इसके ऊपर लगभग 9-10 के लगभग समीक्षाएँ आ चुकी हैं, जो जी, अच्छी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपी हैं। जी, जी। बजरंग बिहारी तिवारी जी ने, प्रोफ़ेसर गरिमा श्रीवास्तव और रजत रानी मीनू और मतलब काफ़ी अच्छे-अच्छे लेखकों ने इस पर और लिखा इस है। पे सर्वेश मौर्य, जी, प्रोफ़ेसर सर्वेश मौर्य, कर्मानंद मौर्य जी, जी। इन सब ने इनकी समीक्षाएँ लिखी हैं और इसके साथ ही मुझे ये भी बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इसकी गूँज जो है विदेशों तक गई। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे समाज का जो फिज़िकली चैलेंज हैं, विकलांग जिनको हम कहते हैं, हमारी सरकार तो उन्हें दिव्यांग तक कहती है। तो ऐसे लोगों के प्रति 2 चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि समाज का कैसा व्यवहार होता है और सरकार इन ये भी हमारे देश के मतलब जो विकलांग हों, दिव्यांग कहें, वो कुछ भी कहें, लेकिन हैं तो हम सब इस देश के नागरिक। तो क्या सरकार इनके साथ कुछ न्याय कर पाती है? 2 चीज़ें हैं सुमित्रा जी, एक तो समाज किस तरह का व्यवहार करता है और दूसरा कि सरकार इनके प्रति क्या न्याय कर पाती है? मैं बारी-बारी से दोनों जी, आपके जी, जी। जिज्ञासाओं का उत्तर देने की कोशिश करूँगी। जी, जी।
तो देखिए मैं ना अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जी चुकी हूँ। जी। अब मैं 60 वर्ष भी कंप्लीट कर चुकी हूँ जी, लेकिन और आप लगती नहीं हैं। तो ठीक, भले ही लगूँ या जी। ना लगूँ, तो मेरा कहने का मतलब कि काफ़ी समाज से मेरा साबका पड़ चुका है। जी, लेकिन अनुभव हैं हाँ, आपके। अनुभव हैं मेरे। तो उन समग्र अनुभवों के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि समाज इस वर्ग के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। जी, चाहे वो व्यक्ति अ, मतलब अपनी शारीरिक चुनौतियों से ऊपर उठकर कोई अच्छा मुकाम हासिल कर भी लेता है, जी। तो वो उनसे औपचारिक ही बने रहते हैं। मतलब उनसे स्नेह का और सम्मान का रिश्ता तो मुश्किल से ही शायद, या ये कह लीजिए कि कि कुछ 2-4 लोग ही उन्हें उनके साथ अपने मतलब मन की अंदरूनी तहों में भेदभाव की भावना ना रखते हों। हुँ, अक्सर तो ज़्यादातर 95% तो उन्हें, चाहे वो कितने भी बड़े ऊँचे ओहदे पे हो, जी, उन्हें कमतर ही समझते हैं। ये और समाज की कह मानसिकता है। उन समाज की मानसिकता तो अभी भी यही है जी, कि चाहे मतलब ऐसे व्यक्ति को वो कमतर ही समझेंगे। जी, जी। मतलब उसकी जो अन्य जो भी उसकी विशेषताएँ हैं या उसकी जो भी उपलब्धियाँ हैं, वो तो कहीं बाद में आएँगी। पहले जो भी उसकी शारीरिक जो भी विकृति है या जो कुछ भी है, उनके दिमाग में वही सबसे पहले अटकी रह पहले जाती है। इसका एक मतलब मैं उदाहरण से बताती हूँ हुँ, कि जैसे एक पाश्चात्य विद्वान हैं सेल्डन, अच्छा। उन्होंने कहा था कि विकलांग व्यक्ति से परिचय से पहले ही उसकी विकलांगता अपना परिचय दे देती है। जैसे कि मान ओह! लो मैं अब 100 कदम दूर से आ रही हूँ और हुँ, कोई व्यक्ति मुझे यहाँ से देख रहा हो, हुँ, तो पहले वो मुझे नहीं जान पाएगा मैं हुँ, कौन हूँ, क्या हूँ, जी, कॉलेज में पढ़ाती हूँ, कितनी मेरी शिक्षा है या मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, वो इसे नहीं जानता। सबसे पहले ही उसे दिखेगा कोई मतलब कोई हमसे अलग कोई व्यक्ति आ रहा है और मतलब वो छवि जो भी विकलांगता से संबंधित छवि उसके मस्तिष्क में अंकित होगी और वो छवि जो है सकारात्मक तो नहीं होगी, वो कहीं न कहीं अपने से कमतर समझने की होगी। और वो तो आपने सुना ही है कि हुँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जी, जी, जी। एक बार अपने से कम समझ लिया, तो फिर चाहे आप बताते ही रहो मगर फिर तो वो कमतर इसमें ही आपको समझते नहीं हैं। लगता कि समाज की संवेदनहीनता इसको कह सकते हैं? क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति तो ऐसा नहीं सोचेगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आज से 20 साल पहले का समाज तो फिर भी मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा हुँ, बहुत संवेदनशील था। हुँ, उसे ये कह लीजिए कि हुँ, कोई ईश्वरीय न्याय का भय था या हुँ, लोक या ये कह लीजिए कई बारी लोक लाज का भी, मन से तो नहीं चाहता है हुँ, मगर कुछ लोक लाज का भय था, तो वो अपनी अंदरूनी भावनाएँ छुपा लेता था। हुँ, मगर आज के उदारीकरण और भूमंडलीकरण आज के हुँ, दौर में तो व्यक्ति अपने आप में इतना अकेला हो गया है, उसकी बहुत चुनौतियाँ मतलब सामाजिक, आर्थिक बहुत सारे स्तरों पर मतलब बहुत ही दुरूह हो गई हैं। तो आज का व्यक्ति तो कुछ ज़्यादा असंवेदनशील हुआ है। जी और आप सरकार के बारे में भी बताना चाह रही थीं? सरकार ने देखिए योजनाएँ तो शुरू की हैं विकलांगों के प्रति, उनके जो भी है रिहैबिलिटेशन के लिए पेंशन की हैं और अगर रोज़गार वग़ैरह शुरू करना चाहें, तो कागज़ी तौर पे देखा जाए तो कोई योजनाएँ तो हैं हुँ, और मगर उन योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक कितने अंशों में पहुँच पा रहा है? जी, जी। क्योंकि एक तो कागज़ी कार्रवाई काफ़ी सारी है, जो कि हमारे विकलांग भाई-बहन जितने भी हैं, अगर वो शिक्षा के स्तर से उतने शिक्षित नहीं हो पाए हैं, उतने जो भी कंप्यूटर इत्यादि से परिचित नहीं हैं, तो कई बारी वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। ये तो क्या आपको ये लगता है कि सरकार की जो प्रोसेस है उस स्कीम की जो प्रोसेस है वो मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड है, सरल होनी चाहिए, क्या लगता है? यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी जो समाज में फैला हुआ भ्रष्टाचार है, हुँ, वो अगर भ्रष्टाचार अगर ख़त्म हो जाए और हुँ, जो भी सरकार, केंद्र और राज्य सरकारें हैं, वो वास्तव में उनकी इच्छा हो हुँ, कि हुँ। हमें समाज का ये वाला जो वर्ग है, इसको मुख्य धारा में लाना है। इसके इसके लिए एक तो बात ये होती है कि एक औपचारिकताएँ पूरी कर देना और एक होता है दिल से प्रयास करना। जी, जी, जी।
तो वो जब तक वो नहीं हो पाएगा, और दिल से प्रयास भी, सरकार मतलब सरकार कौन है, ये सारे हम लोग ही तो मिलके बने हुए हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मतलब सरकार में जो उन्होंने, मान लीजिए कोई योजना बनी है, उसे कार्यान्वित तो जो निचले विभाग होते हैं वही करते हैं। जी, तो जी। जब तक वो संवेदनशील नहीं होंगे, यहाँ जी, पे तो जी। यही वाली बात है हुँ, कि हुँ, एक तो संवेदनशील होना, जब तक वो मतलब समझेंगे नहीं कि हाँ, समाज का ये वाला वर्ग है, इसे भी हमने आगे बढ़ाना है, और जो अगर कुछ योजनाएं बनी हैं तो उनका लाभ लाभार्थी तक पहुंचाना हमें ज़रूरी है, और इस बीच में अगर कुछ अड़चनें भी हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। जब तक ये वाली मतलब मन से सोच नहीं होगी, वरना तो वो लोगों को कागज़ तक ज़्यादा ही रह जाएगी। संवेदनशील होने की ज़रूरत है। संवेदनशील होके वहाँ तक पहुँच के और उन योजनाओं को असली जामा पहनाने के प्रति जब तक वो भीतर से नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐसे छोटा-सा सवाल मन में आया कि अगर ऐसी जो योजना है, जैसे मान लीजिए विकलांग या वो दिव्यांग जो भी हुँ, हुँ, कहते हैं उनके लिए है, तो क्यों ना उनको ही हायर पोस्ट पे हुँ। पावरफुल जो पोस्ट हैं, अगर वो दिव्यांगों को ही दे दिया जाए सरकार के शब्दों में, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि वो बेहतर समझेंगे उन चीज़ों को? ये भी हो सकता है, मगर वही वाली बात है कि हमारे जो भी हैं अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे, जी। तो जितने भी जो विकलांगजन हैं, अगर उनमें आप साक्षरता की भी दर देखेंगे, हुँ, तो हुँ। काफ़ी कम मिलेगी। क्योंकि हम जो भी बात हमारी कर रहे हैं, ये शहरों में रहने वाले जो विकलांग हमारे भाई-बहन हैं, उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह की मतलब विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी दूर-दराज हाँ, गाँव पूरे में हो सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल। किसी बीमारी की वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से, या अन्य भी किसी कारण से हो सकता है। तो जब तक कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि रूट कॉज़ तक जब तक काम नहीं किया जी, जाएगा, जी। समाज को संवेदनशील नहीं बनाया जाएगा, शिक्षित नहीं बनाया जाएगा, भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं जुड़ी हुई असल है। में। सुमित्रा जी, वैसे तभी तो वो ये हो आप सकता अपने है। आप में ही एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं विकलांग पर लोगों के लिए। लेकिन अगर आपको हमारे विकलांग दर्शक देख रहे हों, सरकार की नज़र में दिव्यांग हों, हम आजकल फिज़िकली चैलेंज भी कहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सबसे पहले तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपना सहारा आपको खुद ही बनना है, और अपने आत्मबल से आपको अपने आप को यह समझाना ज़रूरी है कि बाहर से कोई आपकी मदद करने आए या ना आए, आपको यह दृष्टि अपनानी है या यह सोचना है कि मैं ऐसा कौन-सा रास्ता अपनाऊँ जो कि मेरे जीवन को अच्छा बना सके, मुझे जीवन में आगे बढ़ाने के और तरक्की के रास्ते जो खोल रहा है। पहले अपने मन में दृढ़ संकल्प लेने के बाद शिक्षा, मतलब शिक्षा के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता है। अपने आप को शिक्षा के प्रति झोंक देना है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएँ क्यों ना आएँ, मगर जो है शिक्षा को नहीं छोड़ना है, और आपके आसपास जो भी लोग होंगे, वो तो आपका मनोबल तोड़ने की बहुत कोशिश करेंगे, उससे नहीं घबराना है, हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखना है। और अगर आप इन चीज़ों पे भी अमल कर लेते हैं, इन बातों पे भी अमल कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने में अवश्य ही कामयाब हो जी पाते हैं। सुमित्रा जी, आप एक लेखिका भी हैं, तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप लेखन में क्या-क्या लिखती, पढ़ती हैं? उसके बारे में आप कुछ बताइए। अ, मैंने जो है कि मैं मूल रूप से तो कहानियाँ ही लिखती हूँ। जी, कहानियाँ लिखने के अलावा मान लीजिए अगर कोई रचना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे जी, मन को बहुत छूती है, जी। तो उसकी समीक्षा लिखना भी मुझे अच्छा लगता है। कहानी संग्रह कोई प्रकाशित हुआ है? कहानी संग्रह बस थोड़े ही दिनों में आने वाला है, आने जो वाला है। स्वराज प्रकाशन के अजय जी हैं। अच्छा, अ, प्रकाशनाधीन है वो अभी। हाँ, हाँ, आ गया है, कहने का मतलब वो कह रहे थे हुँ। कि चंद महीनों में ही शायद आने वाला है संग्रह। और कविताएँ? कविताएँ तो अपेक्षाकृत थोड़ा कम लिखी हैं, लेकिन लिखी हैं कुछ थोड़ी बहुत ही लिखी हैं, ज़्यादा नहीं लिखी अगर हैं। आपको कोई कविता मतलब ऐसा लगे कि हाँ, मुझे सुनानी चाहिए तो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, वो आप कभी जैसे आपको ऐसे तो याद नहीं होगी, आप पढ़ेंगी तो वो नहीं, मुझे लास्ट याद में है, एक कविता मुझे बहुत पसंद है, वो भी सुना देती आपको हूँ। याद है? तो हाँ, बिल्कुल याद है सुनाइए, हम लोग सुनना चाहेंगे। कि प्रज्वलन के नाम पर पानी की छींटे मारकर मुझे बुझाते रहो, खुद हाथ सेंकते रहो,
कह कहे लगाते रहो, पर अब नहीं आऊँगी मैं झांसे में, धूर्त बहेलियों के फांसे में, नहीं पड़ने दूँगी खुद पर बहकावे का पानी, भीतर की अग्नि को मैं धधकाऊँगी, खुद भी तपूँगी और तुम्हें भी तपाऊँगी। वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। आपने कविता बिल्कुल दिल से लिखी और मेरी फीलिंग्स हैं इसमें, काफ़ी समझने लायक चीज़ें हैं। और क्योंकि अब लेखन की बात चल रही है तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि दलित लेखन और स्त्री विमर्श, दलित विमर्श लोग कहते हैं, स्त्री विमर्श कहते हैं। इसमें सुमित्रा जी मैं 2 सवाल आपसे एक साथ कर लेता हूँ। एक तो ये है कि दलित जो पुरुष लेखक हैं, क्या उन्होंने दलित महिला लेखकों के बारे में भी लिखा है या दलित महिलाओं ने ही अपने बारे में लिखा है? एक सवाल। दूसरा ये है कि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श में आप क्या फ़र्क देखती हैं, किस नज़रिए से देखती हैं? मेरे ये 2 सवाल हैं, आप हाँ, अम, राजी जो है हमारे जितने भी पुरुष दलित साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने भी जो है स्त्रियों के ऊपर लिखा है। जी। आप जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, हुँ, सूरजपाल जी हुँ, और मोहनदास नमिश राय जी, इन सब ने जो है अपनी रचनाओं में स्त्रियों को केंद्र में रखा है। रखा है। जी, और स्त्री जीवन के जो भी बाह्य पक्ष हैं या स्त्री जीवन के जो बहुत सारे मुद्दे हैं वो उनकी रचनाओं में भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे दलित लेखकों की दृष्टि सिर्फ़ जो है पुरुषों की तरफ ही रही है। उन्होंने समग्रता से जी। जो भी दलित जीवन से संबंधित हैं, और दलित जीवन में तो सभी लोग आ जाते हैं, स्त्री, पुरुष सब समवेत रूप से ही एक परिवेश उसमें उभरता है। जी, जी। तो जैसे कि जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आप जूठन ही लेंगे हुँ, तो हुँ। उसमें उनकी माताजी का ज़िक्र है, और भी कई स्त्री पात्र उसके उनकी अंदर एक आए अम्मा हैं। कहानी भी जी, है वो जो भी कहानी भी हुँ, है। और उन्होंने मतलब स्त्रियों को रखा है अपनी जी, रचनाओं में, सूरजपाल जी ने भी रखा है। और दूसरा आपका सवाल है कि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श में क्या हुँ, अंतर है? देखिए, दलित विमर्श जो है वो बात करता है जाति से संबंधित हमारे समाज में जो भेदभाव मौजूद है। जी। चाहे वो मुख्यधारा का समाज हो, जिसे चाहे पितृसत्ता हमारा जो व्यवस्था तो बोलते मतलब हैं। वो जो दलित विमर्श के अंदर हुँ, स्त्रियाँ जाति से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उनकी चर्चा के साथ पितृसत्ता के कारण उनको क्या-क्या कुछ झेलना पड़ता है। चलते-चलते एक सवाल और आपसे कर लेते हैं कि आप इतने सालों से पढ़ा रही हैं, लिख रही हैं, क्या समाज ने आपकी इन उपलब्धियों को पहचान दी? और मुझे लगता है कि इतने सालों से जो आपका एक एकेडमिक जीवन रहा है, लेखिका का जीवन रहा है, तो क्या कुछ आपको किसी तरह के पुरस्कार, अवार्ड कुछ मिले हैं? जी, जी। मुझे जो है दलित अस्मिता सम्मान 2018 मिला था। जी, और इसके अलावा लाडली मीडिया अवार्ड, जी, ये भी मुझे मिला था। और बहुत ही भव्य उसमें बम्बई का है, एक एनएचपीसी या कोई बहुत बड़ा सभागार है, काफ़ी मतलब काफ़ी बहुत अच्छा आयोजन था, ये जी, वाला मिला है। और इसके अलावा ओम प्रकाश वाल्मीकि सम्मान जो साहित्य चेतना मंच वो देते हैं, जी। वो भी मिला है। इसके अलावा और भी हैं कई छिटपुट, तो प्रोत्साहन तो स्वरूप वो आप भी मिले हैं। संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि कहीं तो मुझे एक पहचान मिली? सम्मान पुरस्कारों की वैसे मुझे इतनी आकांक्षा नहीं है। अगर कोई दे हुँ, देता है, तो हाँ, ये कहिए कि थोड़ी तो खुशी होती ही है। जी, जी। हाँ। और अभी आपका कहानी संग्रह आने वाला है, तो हम चाहेंगे कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कहानी संग्रह को पढ़ें, आपकी आत्मकथा को पढ़ें। और मुझे लगता है अपने दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा कि सुमित्रा महरोल जी की जो आत्मकथा है, टूटे पंखों से परवाज़ तक, मैं चाहता हूँ साथियों आपको पढ़नी चाहिए, काफ़ी प्रेरणास्पद है। और उनका कहानी संग्रह जैसा वो बता रही हैं अभी आने वाला है, तो उसको भी पढ़ा जाना चाहिए। और ये थी सुमित्रा महरोल जिनसे हम बातचीत कर रहे थे साथियों, काफ़ी प्रेरणास्पद पर्सनैलिटी। और आगे हम फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।